अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 4 और 6 के लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 10 है आपके पास कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है क्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जितनी भी लर्निंग होती है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। ये एक ऐसी लर्निंग है, लर्निंग मेथड है जिसके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। इस लर्निंग मेथड के अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है वो मास्टर करता है अपनी एबिलिटीज़ को, ताकि वो कैटेगराइज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके डेटा को। अब ये वो डेटा है जो क्रिएटिंग मतलब जो कि मेंटल लॉजिक बेस्ड स्ट्रक्चर के बेस पे बना होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम नॉलेज को उसमें कंस्ट्रक्शंस करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं। क्योंकि देखिए, जब इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है की एट्रीब्यूट्स को। अब ये की एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के होते हैं जो कि सेम कैटेगरी और कॉन्सेप्ट के अंदर चल रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है द बायोलॉजी ऑफ अ लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस। जब हम लर्निंग को देखते हैं एज अ प्रोसेस तो हमारे सामने कुछ इवेंट्स आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं कि बायो का क्या ताल्लुक है लर्निंग प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सबसे पहले काम होता है वो ब्रेन सेल की फॉर्मेशन होती है। अब ब्रेन सेल की फॉर्मेशन जो हो रही होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो रही होती है, और ये जो फॉर्मेशन हो रही होती है ना, ये कंटिन्यू होती है अनटिल डेथ। इन्फॉर्मेशन जो होती है ये स्टोर होती है वेरियस लोकेशंस पर। अब ये वेरियस लोकेशंस जो होते हैं इनके अंदर एलोबरेट नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। अब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कम्युनिकेट करने के काम आते हैं। अब ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें प्रायर सेंसरी, इमोशनल और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस पाए जा रहे होते हैं। जब कभी हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी नई चीज़ को तो ब्रेन जो होता है वो सर्च करता है कि आया इस चीज़ की उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है। अगर है तो उसमें ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है कितनी फिट होती है। अगर नेटवर्क एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, एवुलेट करेगा इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपके जल्दी से आपके पहुंच जाएगी। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप फ्लावर को देखते हो, रोज़ फ्लावर। अब जब फ्लावर को देखे दिमाग ने फ़ौरन से काम किया, उसने कहा कि देखिए मुझे पता भी है या नहीं। अगर पता है, उसे पता है कि रेड कलर का रोज़ होता है, फ़ौरन से उसने आपके दिमाग ने आपको बता दिया कि ओके जी ये रेड रोज़ है। तो आपको वो देर नहीं लगी। ये सारा काम हमारा ब्रेन कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसी भी चीज़ की। एक सिंपलेस्ट आप कह सकते हो, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय अ सिंगल वर्ड, सच एज प्लांट, एनिमल, अलाइव, डेड, टेबल, चेयर, एप्पल, ऑरेंज और इस तरह की चीज़ें। इन्हें हम सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें पता है कि एप्पल किस कलर के, हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि एप्पल के ये कलर है, उसका प्लांट जितनी हाइट का होता है, उसमें ये लीव्स हैं, ये वो सारी चीज़ें। हम सिंपल कह देते हैं इट्स एप्पल, तो पता चल गया भी सारा कुछ इसमें आ गया। अब जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज जब कोई इंडिविजुअल यूज़ कर रहा होता है ना तो वो कॉन्सेप्ट वाइज बात करता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कनेक्ट करता है और ये बिल्ड करता है मोर कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, बेबी स्क्रॉल, आप कह सकते हो बर्ड फ्लाई। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट कंबाइन हुए ना, तो हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आया वो था रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास आता है टीचर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि टीचर क्या सोचता है, क्या समझता है। तो ये समझने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेस को देखें तो हमें वहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो कि रेफर करती है कॉन्सेप्ट्स को, रिप्रेजेंट करती है किसी भी इंडिविजुअल माइंड को। यानी कॉन्सेप्ट जो होते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंसान के दिमाग को, वो क्या सोचता है, वो कितनी चीज़ कनेक्ट हो रहा है, वो किस लेवल पे चल रहा है। तो ये सारा कुछ हमें उसके माइंड से ही अंदाज़ा होगा। वो खुद रिप्रेजेंट करेगा ना, कि वो बोलेगा, वो अपने थॉट्स बताएगा, अपने आइडियाज़ बताएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल पे चल रहा है। देन आपके पास आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये इन द फॉर्म ऑफ इमेज।
अगर हम सिंपल केसेस के अंदर देखें तो जो फॉर्म ऑफ मॉडल्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट, लाइक मैं अगर आपको कहूँ ना कि आपके पास एमसीक्यूज आता है ना कि रिप्रेजेंटेशंस को आप डिफाइन करो इन फॉर्म ऑफ सिंपल केस। सिंपल केस में वो जी आ जाता है इमेज। इमेज एक सिंपल सा मतलब है आपके पास रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करें, तो वो आता है जी मॉडल्स के ऊपर। इसमें हम डीप अंडरस्टैंडिंग्स आती हैं कि इस मॉडल को बनाने के लिए के पीछे रीजंस क्या थी, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जी लेक्चर नंबर 11 हो जाता है स्टार्ट। उम्मीद है कि 10 आपको समझ आया होगा। 11 में हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अब जब हम चैलेंज देखते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग का, तो हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ आई कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होती है ये एक्सप्लोरेशन को इन्वॉल्व करती है। लाइक इसमें हम किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि अब जब हम किसी इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत सारे इसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। लाइक इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स भी यूज़ हो रही होती हैं। लाइक एकेडमिक राइटिंग आ गई। अब एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब हम अपने एरर्स के बारे में राइट कर रहे होते हैं, अपने सक्सेस के बारे में बता रहे होते हैं। अब इसके की फीचर रिफ्लेक्टिव राइटिंग के देखें तो दो हैं, आपको सिंपल नाम लिखने थे। फर्स्ट था कि इट इंटीग्रेट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देखिए इसमें अगर हम डिटेल में जाएं ना, तो ये आइडेंटिफाई करता है मुख्तलिफ रिफ्लेक्शंस को। फिर आप जब रिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन आप उसे अप्रिशिएट अंदाज में या अप्रिशिएट थ्योरीज के अकॉर्डिंग लिखते हो। तो क्या हुआ कि आपने इंटरप्रेट किया अपनी रिफ्लेक्शन को, आपने एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ आपने समझी थी। सेकेंड है आपके पास इट आइडेंटिफाई द लर्निंग आउटकम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो आप पहले वर्क कर चुके हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो उससे रिलेटेड, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि क्या काम करना है। हम जब एनालाइज करते हैं किसी भी इवेंट और थिंग को, तो हम इसे रेफर करते हैं कि ये एक पार्टिकुलर थ्योरी है या एकेडमिक एविडेंस है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ऑब्जर्वेशन जो होती है वो कंसिस्टेंट हो थ्योरी के साथ, तो मॉडल या पब्लिश जो एकेडमिक एविडेंस जो होगा वो मतलब आप उसे कहोगे कि वो वेल वर्क करेगा या नहीं। देन आपके पास सेकंड इसमें क्वेश्चन कुछ बन गए थे। इसमें था कि हाउ कैन द थ्योरीज हेल्प यू टू इंटरप्रेट योर एक्सपीरियंस। अब देखिए जब मैंने बात की ना कि एनालाइज करना है आपने किसी भी इवेंट का, तो अगर आपके पास आता है कोई क्वेश्चन कि आप उसे एनालाइज करो, तो आप एनालाइज करने के सबसे पहले क्या सोचोगे? आप सोचोगे ना कि ये थ्योरी के बिहाफ पे क्या था। तो ये जो थ्योरी है ये आपके एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट कर सकती है, आप कैसे कंसिडर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस के तौर पर। अब ये सारे क्वेश्चन जो है इनका आंसर आप कैसे दोगे? अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कि डिफाइन डिस्कस करें आप इस एकेडमिक एविडेंस को ऑन द बेस ऑफ एनालिसिस कि आर योर ऑब्जर्वेशन consistent with the theory, model or published academic evidence, या कहते हैं कि how can the theories help you to interpret your experience, या फर्दर आप कहते हो कि does it seem to bear out what the theories have predicted। तो इनका आप क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे दोगे? पहले आप बताओगे कि बी सिलेक्टिव, यानी कि आप आइडेंटिफाई करोगे चैलेंज को, फिर आप सक्सेसफुल पार्ट को बताओगे, इनकाउंटर करोगे, देन आप डिस्कस करोगे, यानी कि जो कुछ आपने समझा रिफ्लेक्शंस को आप दूसरों के साथ डिस्कस करोगे। इसमें आपके पास एबिलिटी होती है कि आप एक्सप्रेस करते हो अपने आइडियाज़ को और अपना रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। देन आपके पास आता है कलेक्टिव एविडेंस। थर्ड स्टेप पे आप क्या करोगे? आपके पास ये आपने एविडेंस कलेक्ट करना है। अब ये आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन होता है वो एसेंशियल एविडेंस आपके एक्सपीरियंस को लेके हो, आप अपने उन्हें नोट करो। देन आप एकेडमिक एविडेंस की अगर बात करते हो तो ये पब्लिश केस स्टडीज़ के अंदर मिल जाता है, थ्योरीज के अंदर मिल जाता है, आप वहाँ से अपने लिटरेचर के अकॉर्डिंग चीज़ उठा सकते हो। देन आपके पास आता है जी सिलेक्टिंग द कंटेंट। अब सिलेक्ट करना कैसे, आप कंटेंट आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किस पे बात करना है? आप लॉग ऑफ इवेंट लिखो, अब डिस्क्राइब करो कि क्या हुआ था, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे, सारी चीज़ें लिखो। देन आप उसे रिफ्लेक्ट करो, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करो। आप लिखो कि आपने लिखने से पहले जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग बात करो, सारी चीज़ें डिस्कस करो। देन आप सेलेक्ट करो। फिर आप जब देखोगे कि वो जो रिफ्लेक्ट प्रोसेस जिन्हें जिन्हें आपने एलिस्ट्रेट किया था वो वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उनमें से चूज़ करोगे मतलब क्या चीज़ है जो आप
अच्छे से हैंडल कर सकते हो। जब रिफ्लेक्टिव लर्निंग साइकिल जो होता है ये आप राइटिंग के अंदर लेके आते हो, तो सबसे पहले स्टेप आप जो उठाते हो वो होता है प्लान, सेकंड एक्ट, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ रिफ्लेक्ट, फाइव प्लान, प्लान अगेन। यानी कि आप सबसे पहले प्लान करते हो ना, फिर एक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। अब जब ये सारे काम कर चुके हो, आप देन दोबारा से प्लान करते हो कि आपने जो किया था वो सही था, वो हर स्टेप के अंदर सही किया। अब जी नेक्स्ट आपके पास आता है द गेटिंग द लैंग्वेज राइट। तो इसमें हमारे पास एक लार्ज प्रोपोर्शन है रिफ्लेक्टिव अकाउंट की, जिसके ऊपर आप जो बेस करती है अपने एक्सपीरियंस पर। जैसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, और ये नॉर्मली अप्रिशिएट होती है, लाइक यूज़ करते हुए आप कहते हो ना कि आई डू दिस, आई सा दिस, या आप कहते हो कि लाइक इसमें आप कह सकते हो कि आई हर्ड दिस। तो ये आई क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन आप जितने भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्टिव अकाउंट के ऊपर जितनी थ्योरीज हैं, जितने एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, वो ज़्यादातर यानी मैक्सिमम जो हैं वो फर्स्ट पर्सन को लेके चले हैं, जिसके अंदर हम बाकी भी रिफ्लेक्शंस देखते हैं, लाइक आप कहते हो आई फेल्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोड्यूस अ बैलेंस। अब जब आप बैलेंस की बात करते हो, तो अभी हमने बात की थी ना कि आई थॉट, आई फेल्ट, तो ये सारी ये रेलिवेंट होती हैं एकेडमिक थ्योरीज के अंदर, जो कि डील करती हैं मुख्तलिफ थ्योरीज को, और फिर उनके सेपरेट सेक्शंस बना दिए जाते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब जब हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का वक्त आता है, तो हम क्या करें? आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अवॉइड करो इमोटिव और सब्जेक्टिव टर्म्स को। लाइक आप ड्रा करो अपना एक्सपीरियंस, दूसरों की कॉपी मत करो। आप कम्युनिकेट कर रहे हो लाइक इस तरह के आप ऐसे लगे कि यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट दीज टू योर रीडर इन एकेडमिक स्टाइल। यानी कि आप इतना बेहतरीन लिखो कि पढ़ने वाला भी उसे महसूस हो कि आप उससे बात कर रहे हो। देन आपके पास आता है व्हेन राइटिंग अबाउट योर रिफ्लेक्शन। जब आप रिफ्लेक्शंस की बात करते हो, तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर, लाइक आई फेल्ट। जब हम रेफरिंग टू थ्योरी की बात करते हैं, तो स्मिथ प्रपोज दैट, हमने इसे थोड़ा चेंज कर दिया, हमने कहा कि स्मिथ ने ये बताया था, स्मिथ ने कहा कि मैंने फील किया था ना। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि स्मिथ फेल्ट दिस या स्मिथ प्रपोज दैट। नेक्स्ट आपके पास आता है द कीपिंग ऑफ अ जर्नल एज अ बैरियर टू रिफ्लेक्शन। अब जर्नल को हम देखें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एवेलेट करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस को। अब जब टीचर जो होती है वो इनिशियल डिफ़िकल्टी फेस करती है कि वो आसानी से बच्चे को सिखाती नहीं, मतलब अगर नर्सरी क्लास का या ओ लेवल का, मतलब आप उसे कह सकते हो कि प्ले ग्रुप का बच्चा है, अब उसे पेन उठाना और लिखवाना एक बहुत मुश्किल काम है, टीचर काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करती है इसके अंदर। वो जो स्किल्स यूज़ करती है इसे ओवरकम करने के लिए, वो इस पर वर्क करती है, बच्चे को मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बताती है कि आप इस तरह वर्क करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। लेक्चर नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं, डेवलपिंग कम्पिटेंस। सबसे पहले जो प्रिंसिपल आपके पास आता है वो है कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो आर्टिकुलेट करें अपने प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स और एट्रीब्यूट को। ये एसेंशियल होता है क्लासरूम फॉर ऑल क्लासरूम टीचर्स, जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं ब्रॉड फेजेस को, जिसके अंदर वो डिफाइन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को फेजेस ऑफ स्कूलिंग और लर्निंग एरियाज के अंदर। प्रिंसिपल 2 आपके पास है कि इसमें जो वो अप्लाई करते हैं कम्पिटेंसी। प्रैक्टिशनर जो बेसिकली होता है वो डिफ़ाइन करता है, वो डिज़ाइन करता है अपने लिए और अपने साथियों के लिए, और फिर वो उसे अप्लाई करता है कम्पिटेंसी स्टैंडर्ड ऑफ ऐसे स्टैंडर्ड जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट जेनेटिक डायमेंशन ऑफ टीचर वर्क। आपको कुछ दो प्रिंसिपल लिखने थे, ये आपके इनफ थे। एक और हम प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। अब द एक्शन ऑफ अफेक्टिव टीचर आर गाइडेड बाय देयर वैल्यूज। अब यहाँ पे आपके पास आता है कुछ एक्शंस होते हैं टीचर के, वो गाइड किए जाते हैं बाय वैल्यूज। और वो वैल्यूज क्या हैं? फर्स्ट वैल्यू है कि लर्निंग वेयर अ पॉजिटिव अप्रोच टू लर्न इज टेकन फॉर आवर सेल्स एंड अदर्स। आप इस तरह बच्चे को पढ़ाएं, इतने पॉजिटिव अप्रोच पे पढ़ाएं कि वो आपको भी फ़ायदेमंद है और दूसरों को भी। आपके पास एक्सीलेंस होना चाहिए, आपकी हाई एक्सपेक्टेशन रिफ्लेक्ट कर रही हो। अब ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट और सेल्स दोनों के लिए आनी चाहिए। इसमें इक्विटी आनी चाहिए, जहाँ पे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ना एक्ट कर रहे हों।
इसमें दूसरों को टीचर जो है वो रिकग्नाइज करे। यानी कि अगर मैं बहुत सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि टीचर जो है वो फेवरिज्म की तरफ ना जाए, क्लास के अंदर वो फेवर ना करे किसी एक स्टूडेंट को, बल्कि सारों को इक्वली ट्रीट करे। देन आपके पास ये इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो जाता है, बी ऑनेस्ट। यानी कि अफेक्टिव रिफ्लेक्शन जो होती है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टिव अफेक्टिवली को आप डिस्कस करो, सबसे पहले पॉइंट आप दोगे बी ऑनेस्ट। अब जी जब हम अफेक्टिव रिफ्लेक्शंस को देखते हैं तो टीचर को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने ग्रुप के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। टीचर जो होती है अगर वो अपने साथ ऑनेस्ट है, यानी कि वो अपनी एबिलिटीज़ और अपनी लिमिट्स उसे पता है, अपनी नॉलेज के बारे में उसे पता है, वो उसमें ऑनेस्ट है, तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है। मैंने अब होता क्या है कि टीचर को आता जाता होता कुछ नहीं, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं होती ना खुद से, तो वो कहती है मैं पढ़ा लूँगी। अब वो पढ़ा लेना एक तो उससे अपने लिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उसे खुद नहीं पता, और एक स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गया कि टीचर जब खुद नहीं जानती, वो खुद नहीं समझ सकती किस चीज़ को, वो कैसे किसी को समझा सकती है। देन आपके पास आता है मैनेजिंग डुअल रोल्स। अब इसमें हम डिसएग्रीमेंट देखते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स जो होते हैं वो जब नेचुरल या न्यूट्रल स्टांस पे आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ मतलब वो कर देते हैं। लाइक हम इसमें कह सकते हैं कि टीचर जो होता है वो एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप होता है, उसके पास डिसीजन मेकिंग होती है। अगर टीचर के पास स्किल है तो वो दूसरी तरफ जा सकती है, यानी टीचर को हर हाल में न्यूट्रल स्टांस में रहना चाहिए। टीचर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। टीचर को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो उसमें इजाफा कर सकती है, वो सीख सकती है। एवरीवन कैन लर्न। अब टीचर जो है वो अपने रिफ्लेक्शंस को मतलब वो अपने व्यूज़ में रिफ्लेक्शन बताती है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी कम्युनिकेट करती है हर एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप या टू द ग्रुप। इसके अंदर टीचर जो होती है वो ओपन टू लर्निंग होती है, दूसरे से वो सीखने का रखती है, उसे लगता है कि सामने वाला कुछ ना कुछ बेहतर उसे समझा सकता है, बता सकता है। ओपन माइंडेड एटीट्यूड की कुछ क्वालिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। समवट इनफॉर्मल होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और इसे मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि टीचर 24 घंटे दांत ही निकालता रहे। टीचर को पता होना चाहिए कि किस टाइम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करना है और किस टाइम अपने स्ट्रिक्टनेस की तरफ जाना है। स्टे इंटरेस्टेड इन ग्रुप डिस्कशन, बी रियल, डायरेक्ट एंड जेन्युइन। अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको सारी डिटेल पता है, लाइक आपके पास आता है रिफ्लेक्टिव अफेक्टिवली का, आप डिस्कस करो, आपको पता है कि बी ऑनेस्ट टेस्ट में क्या क्या लिखना है क्या। बट अब मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगी कि आप पहले पॉइंट्स लिख लें, लाइक फर्स्ट बी ऑनेस्ट, मैनेज ड्यूअल रोल्स, लाइक टीचर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, एवरीवन कैन लर्न। तो ये जब आप 4-5 पॉइंट्स लिख लोगे और उसे आप सेव कर दोगे, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास इतना टाइम बचा है कि आप लिख सकते हो इस चीज़ को वापस आके, तो आप आके से दोबारा से एडिट कर लो, यानी कि उसमें आप डिटेल्स डाल दो। बिकॉज आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है और आपकी टाइपिंग स्किल्स अमूमन बच्चों की बहुत आहिस्ता होती हैं, वो लिख नहीं सक रहे होते। वो यहाँ पे हम पेन से नहीं लिखते, हम डायरेक्ट टाइप कर रहे होते हैं LMS पर जाकर, यानी अपने PCs पर होते हैं। सेट ग्राउंड रूल्स। अब ग्राउंड रूल्स जो होते हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं फाउंडेशंस को जिन पे ग्रुप कम्युनिकेशन अक्कर हो रही होती है, ये कम्युनिकेशन के अंदर होता है। अब सैम्पल ग्राउंड रूल्स क्या हैं, बी ऑनेस्ट होना चाहिए, हर एक को आप सुनो, अब उस इंसान को सुनो जिससे आप डिसएग्री करो, लेकिन सुनो सही। अब क्रिटिसाइज करो आइडियाज़ को, पर्सन्स को नहीं। देखो अगर आप किसी को पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो वो बैक मतलब वो चला जाएगा, बैक हो जाएगा आपके उस पॉइंट से, उस ग्रुप से, वो खुद को समझेगा कि मैं नहीं कर सकता। सो आपको चाहिए कि आप क्रिटिसाइज करो आइडियाज़ को, यूज़ आई स्टेटमेंट, दूसरों को इंटरप्ट ना करो, बी ब्रीफ, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, एग्री टू डिसएग्री। वाइब वाचर। अब आप यूज़ कर सकते हो इस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर वाइब वाचर। वाइब वाचर जो होता है ये वो इंसान होता है जो कि ऑब्जर्व करता है रिफ्लेक्शंस को, देन वो उन रिफ्लेक्शंस को नोट करता है, और ये ग्रुप डायनामिक्स के अंदर नोट हो रहे होते हैं। अब ये वो रिफ्लेक्शंस होते हैं जो पोटेंशियल प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लाइक एक इंसान, अब ग्रुप में एक इंसान जो डोमिनेट कर रहा है, यानी डोमिनेटिंग कर रहा है डिस्कशंस के अंदर, डोमिनेट हो रहा है,
पार्टिसिपेंट जो है उनके आइडियाज़ को अटैक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो वाइब वाचर होता है वो उसे देखता है, वो मॉनिटर करता है ग्राउंड रूल्स को, लाइक टीचर उसे चूज़ करती है। प्रमोट एक्टिव लिसनिंग। अब टीचर का काम होता है कि वो प्रमोट करे एक्टिव लिसनिंग को, जिसके अंदर आप बच्चों को स्टे क्वाइट रखा जाए। अब दूसरों के रिमार्क्स को चैलेंज के तौर पे मतलब आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस जब कर रहे होते हो ना, तो दूसरों के रिमार्क्स को एज अ चैलेंज लो। लेकिन ये बहुत क्रूशल होता है कि आप जब दूसरों की रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो, उन्हें डिस्करेज करना स्टार्ट कर देते हो। टीचर को चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट जो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उन्हें डिस्करेज करें। इनकरेज पार्टिसिपेंट बाय ऑल। टीचर जो होती है वो क्लियरली कम्युनिकेट करे, रिफ्लेक्ट करे, अपनी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताए, वो हर स्टूडेंट को बोलने का हक अता करे। फिर है जी आपके पास यूज टैगिंग। अब इन ऑर्डर टू प्रमोट फुल पार्टिसिपेशन, जो टीचर है वो गाइड करती है एलोकेशन ऑफ स्पीकिंग टाइम बाय स्टैकिंग बाय क्वें। यानी कि इसके अंदर टीचर जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है, प्लेस करती है कुछ ऑर्डर्स को, लाइक इंडिविजुअल्स को जो कि बोलना चाहते हैं। जैसे कहती है कौन बोलना, स्टैंड योर हैंड्स और रेज योर हैंड्स। तो इस तरह की चीज़ें जब टीचर कर रही होती है, बच्चे उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब कुछ पार्टिसिपेट्स, अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आप कर सकते हो। लाइक डू के अंदर आप आएगा तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, आस्क फॉर स्पेसिफिक और एग्जांपल्स, पैराफ्रेज और समरीज के बारे में बात की जाए, एक्नॉलेज कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना चाहिए, रीडायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, बी क्रिएटिव होना चाहिए, डोंट रिफॉर्ट पीपल्स आइडिया, put people on the spot, downplay thoughts feeling, face people to speak या force people to speak। ये नहीं करना चाहिए ना। लाइक अगर कोई नहीं बोलना चाहता आप उसके पीछे मत पड़ जाओ कि आप टीचर हो तो आपने कहा है तो उससे बोलना ही बोलना है, नहीं बोलना चाहता छोड़ दो। अब कुछ बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, आप उन्हें करते हो शाइनेस के इस मकाम पे पहुंच जाते हैं, फिर वो बोलना ही ख़त्म कर देते हैं। ग्रुप डायनेमिक, इसमें आप स्पेसिफिक स्पेस बनाते हो, क्रिएट अ सेफ स्पेस। अब ये कैसी की है जो कि ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की तरफ जाती है। जब आप पार्टिसिपेंट्स को फील करवाते हो कि वो कंफर्टेबल है, तो क्या होता है कि बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। मैनेज डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, लाइक इट हैज़ बीन सेड दैट व्हाटएवर इज दिस विल परसिस्ट। तो टीचर जो होती है वो अडॉप्ट करे, रिकग्नाइज करे टेंशन बिल्डिंग इन द ग्रुप को, और फिर इसके फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करे उसकी तरफ। इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए, इंडिकेट करे, सारों को इक्वली ट्रीट करे। बी माइंडफुल ऑफ पावर हु हैज़ इट। इसमें ग्रुप अपना एक ओपिनियन लीडर होता है, जिसमें वो जिसकी तरफ वो देख रहे होते हैं। लाइक ओपिनियन लीडर जो होता है वो एक सेट करता है टोन फॉर डिस्कशन। अब ये जो ग्रुप लीडर होता है ये क्या करता है, ये मैनेज करता है ग्रुप को डायनामिकली। लाइक उसमें वो कह रहा होता है नो द ग्रुप, उसे ग्रुप को बताना चाहिए, ग्रुप को ऑन ट्रैक रखे, डोंट अवॉइड टॉपिक, रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैक ऑन अ ग्रुप। इस तरह के ये सारे काम करें। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी किया करें। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लिया करें। क्लोयर एवोल्यूशन। अच्छा, आप लोग वैसे हैंड आउट्स के लिंक मांग रहे हो। ये हैंड आउट्स बेसिकली या तो मैं गूगल करती हूँ, ये हाईलाइटेड हैंड आउट्स नहीं होते, ये सिंपल हैंड आउट्स होते हैं, या फिर आपके LMS से डाउनलोड होते हैं। तो ये सिंपल LMS पे सिंपल हैंड आउट होते हैं, और हम इन्हें मैंने पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको रिसर्च करती हूँ पास्ट 10 ईयर पेपर्स को, फिर देन मैं उन्हें हाईलाइट करती हूँ, वहाँ से इवन माइनर्स क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2011 में एक क्वेश्चन आया था या 2019 में आया था, वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ, हमने उससे भी अंडरलाइन किया ताकि आपको मैं बता सकूँ, और बाई चांस अगर आ जाए तो आप उससे आराम से अटैम्प्ट कर सको। क्लोयर और एवोल्यूशन। अब इसमें MCQs भी हो रहे होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग भी, सारा पेपर ही आपका चल रहा होता है। एज अ चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन सेशन ड्रॉ टू एन एंड, तो पार्टिसिपेंट्स क्लोजर एवोल्यूशन के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की तरफ फील कर रहे होते हैं। लाइक वो क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। अब वो क्वेश्चंस जो कि अलाउ नहीं है, उनके आंसर्स भी नहीं दिए जाते। तो ये सारे जो प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, बेसिकली मैं अगर कहूँ कि स्टेटमेंट की एंड, इस पॉइंट पे आकर आप स्टेटमेंट को एंड कर देते हो, हर चीज़ इसमें ख़त्म कर देते हो। तो ये था जी लेक्चर नंबर 13। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।